नमस्कार दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप मोरल एंड मोटिवेशन कहानी सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल एम्पावर द लाइफ पर आ सकते हैं। आपका वहाँ स्वागत है। द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी वैषम्य। राय बहादुर बाबू श्यामाचरण एक धनाढ्य व्यक्ति हैं। जमींदारी तथा जायदाद से उन्हें 5-6 हजार रुपये महीने की आय हो जाती है। नगर में इनकी एक सुंदर कोठी है। इसी कोठी में इनका निवास है। बाबू साहब की वयस 50 के लगभग है। 2 पुत्र तथा एक पुत्री है, जिनमें से सबसे छोटा अभी अविवाहित है। संध्या के 8 बज चुके थे। बाबू साहब अपने मित्रों सहित कोठी के सामने घास के लॉन पर बने हुए गोल चबूतरे पर विराजमान थे। श्वेत मेजपोश से ढकी हुई एक गोल मेज चबूतरे के बीचों बीच लगी थी। इसके चारों ओर कुर्सियां लगी हुई थी। इन्हीं पर सब लोग विराजमान थे। बाबू साहब जमाई लेकर बोले, अब समय हो गया है। हाँ, और क्या, मंगवाइए, ब्रजनंदन नामक व्यक्ति ने कहा। बाबू साहब ने किंचित गर्दन घुमाकर कुछ उच्च स्वर में कहा, अब लाओ भाई। कुछ दूर पर 2 बैरा खड़े थे। बाबू साहब की बात सुनकर वे दोनों कोठी के अंदर चले गए। आज मौसम बड़ा सुहावना है। क्या बात है, पीने का लुफ्त तो इसी मौसम में है। जाम ला साकिया, फिर घिर के घटा आई है। इस मौसम में बड़े बड़ों की तौबा टूट जाती है। ऐसे मौसम में जो तौबा करे सोदाई है, एक ने कहा। खूब अच्छा कहा है भाई, ये चीज तो किसी मौसम में भी त्यागने योग्य नहीं है। इन्हीं बातों में पैरा मदिरा पान का सामान ले आई। 2 बोतल विस्की, सोडा, बर्फ। दोनों बैरा ने सबके गिलास बनाकर तैयार किए और कबाब की एक प्लेट सबके सामने रख दी। गुडलक के साथ मदिरा पान आरंभ हुआ। बाबू साहब बोले, बरसात पर कुछ और शेर सुनाओ, तुम्हें तो बहुत याद हैं। क्या कहने हैं, दीवान के दीवान याद हैं। इस शख्स को गजब का हाफिजा है। एक कायस्थ एडवोकेट बाबू शंकर दयाल ने कहा। हाँ, सुनाओ महेंद्र सिंह। सुनिए। पीने वाले क्यों ना हो सो दिल, सो जान से निसार। दिल को तड़पाती है क्या हर अदा बरसात की। भाई, तड़पन फड़कन का यहाँ काम नहीं। यहाँ तो हर रोज रोजे ईद है, हर रात शब बारात। सोता हूँ हाथ गर्दने मीना में डाल के। कृष्ण प्रसाद दर नामक काश्मीरी सज्जन ने कहा। मीना मेहरी, वाह भतीजे। भाई, मीना मेहरी कौन? राय बहादुर साहब हंसते हुए बोले, इनको एक मुंह लगी है, नाम मीना और जात कहारिन। दूसरे साहब बोले, लो भाई, इन गवारों के सामने शेरो शायरी कहना बिल्कुल बेकार है। मीना शराब की बोतल को कहते हैं, इन्हें कहारिन याद आती है। महेंद्र सिंह बोला, पीने वाले सबसे पहले मांगते हैं यह दुआ मैं कदे पर टूट कर, बरसे घटा बरसात की। खूब भाई, अच्छा शेर है। आसमां से अब शराबे नाव पर से क्या अजब, आंख में लाती है मस्ती ये घटा बरसात की। इसी प्रकार कुछ देर तक शेर खुआनी के साथ मदिरा पान होता रहा। सब लोग मदिरोन्मत्त हो गए। सहसा ब्रजनंदन उठ खड़ा हो गया। आंखें रक्तिम, गाल चढ़े हुए, बाछे खिली हुई। खड़े होकर वह बोला, जरा एक शेर इस गुलाम का भी सुनिए। हाँ, जरा इस चिड़ीतन के गुलाम का भी शेर सुनिए। एडवोकेट साहब हंसते हुए बोले, ये चिड़िया का गुलाम नहीं, हुक्म का गुलाम है। दूसरे साहब ने कहा। अच्छा, कह बे, हम हुक्म देते हैं, एडवोकेट साहब ने कहा। ब्रजनंदन ने मटक कर भाव बताते हुए कहा,
दुख तेरीज पर क्यों ना हूँ कुर्बान में 100 जान से, इससे जरा गौर कीजिएगा। किससे? इससे। यही तो। किससे? बोतल की ओर उंगली उठाकर। इससे। यही तो खास बात है। शीशे में यह शराब नहीं, लाल परी है। आय हाय, लाल परी। अबे दूसरा मिसरा तो कह काले देव, दर साहब बोले। खूब बोला राजा इंदर का साला। हाँ 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 भाई हाँ, ब्रजनंदन पागल की भांति हंसता हुआ बोला। राजा हूं मैं कौम का, इंदर मेरा नाम, बिन परियों के दीद के नहीं मुझे आराम। जब से नत्था चिरंजी को मंडली टूटी, तब से इसकी कद्र जाती रही। वरन इसके भी जमाने थे, लोग इकन्नो दुवन्नी फेंकते थे। 10-12 माने तो यह इसी तरह पैदा कर लेता था। सब ने कह कहा लगाया, तुम काला आदमी किस माफिक बोलता, हम तुम्हारी बात समझने नहीं सकता। ब्रजनंदन ने बोखल की भांति कहा, देखिए क्या क्या बोलियां याद है। यह भला कभी भूखा रह सकता है, और बरसात में खूब बोलता है। राय बहादुर साहब बोले, अब खाना मंगवाया जाए क्यों? हाँ हाँ मंगवाइए। राय बहादुर साहब की कोठी के निकट ही कुछ क्वार्टर बने हुए थे। इन क्वार्टरों में नौकरी पेशा वाले गरीब लोग रहा करते थे। इन्हीं में से एक ठाकुर परिवार रहता था। इस परिवार में 4 व्यक्ति थे। एक 50 वर्षीय वृद्ध नाम श्याम सिंह, उसकी पत्नी और 2 संतानें, जिसमें एक बालिका की आयु 10 वर्ष, एक बालक की आयु 15 वर्ष। श्याम सिंह एक कारखाने में काम करता था। वेतन 25 रुपये मासिक मिलता था। इन्हीं 25 रुपयों में 4 प्राणी अपना गुजर करते थे। इतवार का दिन था। श्याम सिंह दोपहर के समय अपनी पत्नी से वार्तालाप कर रहा था। पत्नी कह रही थी, अब रामू को कहीं काम में लगाना चाहिए, गुजारा नहीं चलता। अरे मैं चाहता था कि 1-2 साल ठहर जाऊं, फिर काम में लगाऊं। क्या बतावें, पढ़ लेता तो अच्छा ही था, पर आजकल पढ़ाई इतनी महंगी है कि गरीब आदमी तो पढ़ा ही नहीं सकता। कोई ऐसा काम मिल जाए जो इसके लायक हो। ज़्यादा मेहनत का काम तो उससे नहीं होगा। देखो कुछ तो करना ही पड़ेगा। कहाँ गया है? कहीं गया होगा। इस तरह बेकार फिरने से तो कहीं काम में लग जाए तो अच्छा है। रोटी खा गया ना? कहीं उसका कोई समय है? कभी 2 बजे आएगा तब खाएगा, कभी 3-4 भी बज जाते हैं। सवेरे गुड़ खा के निकल जाता है। आज मैं उससे बात करूंगा। बातें करते करते श्याम सिंह सो गया। 3 बजे के लगभग वह जाग पड़ा। जागते ही उसने देखा कि रामू बैठा भोजन कर रहा है। बड़ी देर कर देता है, कहाँ घूमा करता है? श्याम सिंह ने पूछा। कहीं नहीं। कहीं नहीं? घर में नहीं रहता तो कहीं तो जाता ही होगा। पिता की बात का उत्तर ना देकर रामू बोला, चाचा हम खोचा लाएंगे। हमें एक थाल और 2-4 कटोरे और बाट तराजू ला दो। काहे का खोचा लगाएगा? यही फसल की चीजें, पट्टी, रेवड़ी, मूंगफली, धनिए के आलू, कभी कुछ कभी कुछ। श्याम सिंह कहकर विचार में पड़ गया। थोड़ी देर विचार करने के पश्चात बोला, काम तो बुरा नहीं, पर तुमसे होगा। होगा क्यों नहीं? खूब सोच समझ लो, ऐसा ना हो कि मुझे तुम्हारी खबर लेना पड़े। नहीं चाचा, हमारा एक साथी यही काम करता है। हमने कई दिन उसके साथ घूम के देखा है। अच्छी बात है। थाल तो चाहे घर में ही निकल आवे। एक थाल पड़ा तो था। रामू की माँ, थाल है कोई? हाँ एक है, तो साफ करना पड़ेगा। तो साफ कर दो। तराजू बाट आज ले आऊँगा। और क्या चाहिए? बस 1-2 कटोरे या कुड़िया हो।
गुड़िया मिट्टी की ले आना। हाँ हाँ, मिट्टी की भी काम दे जाएगी। और एक 5-6 रुपए। क्या लगाएगा? अभी तो पट्टी लगाऊंगा, 5 रुपए जमा करने पड़ेंगे। रोज पट्टी ले आया करूंगा। अच्छी बात है, लेकिन ये याद रखना कि अगर तुमने ठीक से काम ना किया तो मैं बुरी तरह पेश आऊंगा। नहीं चाचा, देखना तो कैसे करता हूँ। कितनी बचत हो जाया करेगी? रुपए 12 आने की बचत होगी। अच्छा, आज तुम अपना सब ठीक ठाक कर लो, मैं बाट लाए देता हूँ। श्याम सिंह ने अपने एक परिचित से 10 रुपए लेकर राम सिंह का सामान दुरुस्त कर दिया। पहले दिन रामू ने 8 आने पैदा किए, दूसरे दिन 12 आने। इस प्रकार नित्य ही 8 आने से लेकर 1 रुपए तक की आय होने लगी। रामू के माता पिता बहुत प्रसन्न थे। एक दिन श्याम सिंह पत्नी से बोला, रामू, भगवान ने चाहा तो एक दिन तरक्की करेगा। 2 रुपए रोज लाने लगे तो मैं नौकरी छोड़ दूं। अब मुझसे काम नहीं होता, बड़ी थकावट आ जाती है। देखो, भगवान की मर्जी होगी तो पैदा ही करने लगेगा। इसका ब्याह भी हो जाए, बस अपना कमाए खाए। लड़की भी तो है सामने। हाँ हाँ, लड़की का भी ब्याह करना होगा, तब तक भगवान कुछ ना कुछ उपाय कर ही देंगे। हाँ, हम गरीबों को तो उन्हीं का भरोसा है। राय बहादुर साहब के यहाँ संध्या समय नित्य की भांति मित्र मंडली जमा थी। दौर चल रहा था। सहसा राय बहादुर की मंडली का विदूषक ब्रजनंदन बोला, आपकी कितनी उम्र है बाबूजी? अब बाबूजी तुम्हारे बाप लगते हैं क्या? महाशय ने हंसते हुए कहा। हाँ मामा, तुम ऐसा ही समझो। राय बहादुर ने हंसते हुए पूछा, क्यों भाई, उम्र का क्या करोगे पूछ के? आपका ब्याह कराएगा, महेंद्र सिंह बोला। खैर, हम कुछ करेंगे, आप बताइए तो। अब 50 में 1 महीना कम है। बस, बन गई बात। क्या बन गई? अपनी बुढ़िया भेड़ेगा क्या? तुमने जो अपनी अम्मा को निकाल दिया है, अनाथालय में पड़ी है, उसी के लिए बातचीत है, समझे चिरंजीव? ब्रजनंदन ने गंभीरतापूर्वक कहा। राय बहादुर साहब बोले, खैर मजाक ना करो, बात बताओ, उम्र क्यों पूछी? बीमा एजेंट बन गए क्या? अजी, ये बीमा एजेंट है, बीमा एजेंट नहीं। हम आपका गोल्डन जुबली बनाएगा। ये बात सुनते ही सबके कान खड़े हुए। एडवोकेट साहब उठकर खड़े हो गए और बोले, भाई क्या बात कही है तुमने ब्रजनंदन, जी खुश कर दिया। वाकई इनकी गोल्डन जुबली मनाई जानी चाहिए। बात तो दूर की सोची इसने, बड़ा बना हुआ है, इसे बोखल मत समझना। ब्रजनंदन बोला, तो क्या राय है आप लोगों की? राय पक्की है, तैयारी शुरू हो जानी चाहिए, 1 महीना काफ़ी है। राय बहादुर साहब मन ही मन प्रसन्न होकर बोले, मेरी सुवर्ण जुबली क्या मनाओगे? आप मत बोलिए, यह हम लोगों का प्रोग्राम है। अच्छा भाई, अब ना बोलूँगा, जो तुम लोगों की इच्छा हो करो। कितना रुपया खर्च होगा? यह तो अपनी समाई की बात है, जितना चाहे खर्च कर दो। कोई चिंता नहीं, हम लोग आपस में चंदा कर लेंगे। राय बहादुर साहब बोल उठे, भाई यह बात गलत है जनाब, रुपया तो मेरा ही खर्च होगा, प्रबंध आप लोगों का। वह सब हो जाएगा, राय साहब ने कहा। कितना रुपया खर्च होगा? एडवोकेट महाशय ने पूछा। यह तो अपनी समाई की बात है, चाहे कितना खर्च कर दो। राय बहादुर साहब बोले, 5,000 खर्च होगा? अजीब, 5,000 में बहुत बढ़िया हो जाएगी, तो मैं 5,000 का बजट स्वीकार करता हूँ। भाई वाह, फिर क्या है, मजे ही मजे। भाई काम बांट लेना चाहिए, ब्रजनंदन ने कहा। हम लोग काम बांट लेंगे, आपको अभी से एक काम सौंपा जाता है। वह कौन सा?
नाचने वाली ठीक करना, जलसा भी तो होगा। जलसा तो अवश्य होगा, परंतु नाचने वाली ठीक करने का काम जज साहब को दिया जाता तो अच्छा था। बरसों हुस्नाबाई के साथ मंजीरे बजा चुके हैं। इस पर सबने अट्ठास किया और यह भी अफवाह थी कि जज साहब की हुस्ना से कुछ रिश्तेदारी भी है। यह उसके सौतेले भाई हैं शायद। इस समय तो ब्रजनंदन ने जज साहब को दाब लिया। महेंद्र सिंह हंसते हुए बोला। जज महाशय बोले, हाँ हाँ, इस समय तो इसकी चढ़ बनी है। अच्छा जलसा होगा, दावत होगी और? एडवोकेट साहब ने पूछा। और रोशनी होगी, कोठी बिजली की रोशनी से जगमगा उठेगी। और क्या होता है, नौकर चाकरों का इनाम इकराम बटेगा। ब्रजनंदन के लिए चांदी के कड़े बनवा दीजिएगा। जज साहब बोले, अबे सोने के बनवाने की सिफारिश कर, अंत को तेरी बहन के ही पास जाएंगे। मैं तो बेच बाच कर उसी को खिला दूं। इस पर पुनः हंसी हुई। आज तो ब्रजनंदन बहुत चुपचाप बैठा रहा। इसी प्रकार के हंसी मजाक के साथ साथ जयंती का प्रोग्राम बनता रहा। राय बहादुर साहब की सुवर्ण जयंती की तैयारियां हो रही थी। रामू अपने पिता से बोला, चाचा, कल से हम खोचा नहीं लगाएंगे। क्यों? कल से हम बाबू श्यामाचरण के यहाँ काम करेंगे। क्या नौकरी है? उनके यहाँ कुछ है, जयंती कहते हैं उसे। उसकी तैयारी हो रही है। बड़े बड़े जलसे होंगे, दावतें होंगी, कोठी सजाई जाएगी। हाँ हाँ, फिर उसके लिए कुछ आदमियों की ज़रूरत है। हमसे भी पूछा गया था, हमने मंजूर कर लिया। क्या मिलेगा? खाना और 1 रुपया रोज। कितने दिन का काम है? 8-10 दिन का है। उसके बाद फिर खोंचा लगाने लगूंगा। ठीक है। रात में राम को माँ बोली, भगवान राम को चिरंजीवी रखे, बड़ी मदद मिली इससे। हाँ हाँ, लड़का होनहार है, इसका ब्याह कर देना चाहिए। सो तो करना ही पड़ेगा। हमारे बुढ़ापे का सहारा तो यही है। और क्या, और हमारा कौन बैठा है। दूसरे दिन से रामू कोठी में काम करने लगा। कागज की झंडियां तथा फूलों से कोठी खूब सजाई गई। बिजली की रोशनी के लिए कोठी पर असंख्य बत्तियां लगाई गई। जयंती का दिन आ पहुंचा। कोठी के द्वार पर शहनाई बजने लगी। सवेरे बाबू साहब की पत्नी ने बाबू साहब से कहा, औरतों को खिलाने का प्रबंध किसके सुपुर्द रहेगा? औरतों को खिलाने का प्रबंध तुम करोगी। यह काम तुम्हारा है, मेरा नहीं। संध्या समय बिजली की रोशनी से कोठी जगमगा उठी। ब्रजनंदन, जज साहब, महेंद्र सिंह तथा बाबू साहब के अन्य लोग प्रबंध में व्यस्त थे। बड़े धूमधाम से दावत हुई, जिसमें नगर के बड़े छोटे हाकिम हुक्काम सम्मिलित हुए। नाचने वालियों के 4 डेरे और एक मंडली थी। एक कमरा प्राइवेट रखा था, जिसमें पीने का सामान था। इस प्रकार बड़ी धूमधाम तथा हर्षोल्लास हो रहा था। नशे में ब्रजनंदन खूब उछलता फिर रहा था। थोड़ी देर बाद प्राइवेट रूम में जाकर 1-2 पैग जमा आता। रामू भी बड़े उत्साह से दौड़ा दौड़ा फिर रहा था। उसे पहनने के लिए नए कपड़े मिले थे। सहसा ब्रजनंदन ने कोठी पर लगी हुई बत्तियों की ओर देखकर कहा, यह बीच की 4-5 बत्तियां कैसे बुझ गईं? एक व्यक्ति देखकर बोला, जान पड़ता है फ्यूज हो गई। पंक्ति टूटी हुई बुरी मालूम होती है। बिजली मिस्त्री कहाँ है? उससे कहो बत्तियां बदल दे, अभी फौरन बदले। कुछ क्षण पश्चात वे व्यक्ति आकर बोला, मिस्त्री तो अभी अभी चला गया है, आधे घंटे के लिए। वह क्यों गया? उसको यहीं हाजिर रहना था। पास ही रामू खड़ा था। वह बोला, पूछ कर गया था, कहता था जरा हो आऊं, फिर रात भर यहीं रहूंगा। बत्ती तो हमारे पास है, कोई लगाने वाला चाहिए, ब्रजनंदन बोला। रामू बोल उठा, लाइए मैं लगा दूं। तू जानता है? हाँ हाँ, उसमें बात ही कौन सी है। तो लगा दे बेटा झटपट। शाबाश।
लेकिन ऊंचा बहुत है। बिजली वाले की सीढ़ी तो रखी है। बस तो बन गया काम। सीढ़ी लगवाओ, मैं बत्तियां लाता हूँ। ब्रजनंदन बत्तियां ले आया। इधर आदमियों ने सीढ़ी लगा दी। रामू बत्तियां लेकर सीढ़ी पर चढ़ने लगा। सीढ़ी थामे रहना, ऐसा ना हो फिसल जाऊं, रामू ने कहा। सीढ़ी लगाने वाले बोले, हाँ हाँ, हम सादे हैं, बेखौफ चढ़ जाओ। रामू ऊपर पहुंच गया। कंधे के बल दीवार से टिककर वे बत्तियां बदलने लगा। परंतु ज्यों ही उसने होल्डर पकड़ा तो ही एक जोर का झटका लगा। रामू उस झटके के पीछे की ओर झुका। उसने सधने की चेष्टा की, परंतु सध ना सका और सिर के बल नीचे पक्के फर्श पर आ गिरा। बाबू साहब जलसा देख रहे थे, खूब कह कहे लग रहे थे। उसी समय एक आदमी घबराया हुआ आकर बोला, एक आदमी मर गया है सरकार। बाबू साहब नशे में झूमते हुए बोले, तो उठवाकर फेंकवा दो साले को। आप पर से न्योछावर हो गया, अब आप बहुत दिन जीवित रहेंगे, एक महाशय बोले। दरोगा जी, आप जरा चलिए ना। क्यों मजे में खलल डालते हो? पड़ा रहने दो साले को। अभी उठाकर पंचायतनामा कर लेंगे कैसे मर गया। बत्तियां बदलने चढ़ा था, सीढ़ी से गिरकर मर पड़ा। उसके बाप को खबर दी है, वे आता ही होगा। आने दो साले को, क्या कर सकता है, किसी ने मार थोड़े ही डाला है। श्याम सिंह ने आकर पुत्र की लाश देखी, बेहोश होकर लाश पर गिर पड़ा। इधर तो श्याम सिंह के लिए संसार अंधकारपूर्ण हो गया। उसकी सारी आशाओं पर वज्रपात हो गया। बुढ़ापे के लिए उसने जो हवाई किले बना रखे थे, वे सब शून्य में विलीन हो गए और निराशा का भयानक समुद्र सम्मुख लहराने लगा। और उधर अट्टहास, हर्षोल्लास, नवीन उत्साह, उज्जवल भविष्य। राम मर गया, अपने माता पिता के बुढ़ापे का सहारा, उनकी जन्म भर की ख्याति। इधर श्याम सिंह और उसकी पत्नी का अत्यंत करुणापूर्ण रुदन, जिसे सुनकर पत्थर भी द्रवित हो रहा था। और उधर जलसे में कोकिल कंठ का गान, तबले की थाप के साथ हंसी मजाक का अट्टहास चल रहा था। और लोग इसी को संसार कहते हैं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।